दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समुत्पाद वक्र। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अर्थ की, इसकी मान्यताओं की और इसकी विशेषताओं की। इसके अलावा बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर पे हमने 9 वीडियो बनाई हुई हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम ऑलरेडी इसमें और भी वीडियो ऐड कर देंगे। और इसका हमारा जो इंग्लिश वर्जन है वो भी ऑलरेडी हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यूजी, पीजी, यूजीसी नेट और यूपीएससी और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समुत्पाद वक्र। देखिए समुत्पाद वक्र क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सम यानी कि समान उत्पादन वक्र, यानी कि इसको इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट कर भी बोलते हैं, आइसो क्वांट कर भी बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर भी बिल्कुल उसी तरीके से बोलता है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि इसके अंदर उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और जो तटस्थता वक्र था उसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। उसके अंतर्गत हमें आय दी होती थी और वस्तु की कीमत दी होती थी जो हमें खर्च करनी होती थी, और उस दी हुई आय में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त करने की प्रयास करता था। इसमें हमें लागत दी हुई है, कुल लागत और साधनों की कीमत। तो दी गई लागत और साधनों की कीमत में एक उत्पादक जो है वो अधिकतम उत्पादन किस तरीके से प्राप्त किया जाए या गिवन उत्पादन को किस तरीके से न्यूनतम लागत पे प्राप्त किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि तटस्थता वक्र क्या होता है। देखिए समुत्पाद वक्र तटस्थता नहीं, समुत्पाद वक्र, समुत्पादन वक्र, उत्पाद बोलते हैं इसको। समुत्पाद वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो एक समान उत्पादन प्रदान करते हैं। इसे उत्पादक उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक टेबल के थ्रू ये पूरे के पूरे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कुछ कॉम्बिनेशन हमने ले लिए ए, बी, सी और डी। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक लेबर काम कर रहा है और 10 पूंजी काम कर रही है। तो जैसे जैसे आप इसमें वृद्धि करोगे आपकी जो पूंजी की मात्रा है उसमें कमी आती चली जाएगी, जबकि आपका उत्पादन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए हमें ये मान्यताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर हम अपनी मान्यताओं को समझ गए तो टेबल को समझना हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहला तो हमारी मान्यता है कि उत्पादन के केवल 2 ही साधन है, इसीलिए हमने यहाँ पे श्रम और पूंजी को लिया है जबकि अन्य साधनों को छोड़ दिया। ये हमारी पहली मान्यता है। दूसरा, घटती सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर जिसको MRTS बोलते हैं, MRTS LK। ठीक है, इसका मतलब होता है डेल्टा K अपॉन डेल्टा L MPL अपॉन MPK। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको MRTS के बारे में डिटेल में समझा देता हूं जिससे कि ये टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहां पे श्रम की मात्रा 1 है और मशीन 2 है, मशीन 10 है। तो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी साधन समान समरूप नहीं होते, यानी कि जब आप एक श्रम से दूसरे श्रम के ऊपर आओगे तो आपको कम कुशल श्रम का यूज करना पड़ेगा, कम कुशल का। जबकि पहले आपको 10 मशीन थी, जो सबसे 10 मशीन में जो सबसे खराब 3 मशीन होंगी उनको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे जो श्रम की कुशलता है उसमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे पूंजी की कुशलता में वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जितना उत्पादन एक श्रम कर सकता है उतना ही 3 मशीनें मिलकर कर सकती हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि श्रम की कुशलता घट रही है तो आप देखोगे कि 3 मशीन का हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कि इस स्थिति में जो एक लेबर है वो 3 कैपिटल के बराबर है। लेकिन आगे क्या होगा, अगली बार आपको कम कुशल श्रम का यूज करना पड़ेगा जबकि पूंजी की कुशलता में वृद्धि होगी, यानी कि जितना उत्पादन एक श्रम कर सकता है 3 मशीनों के बराबर, अगला जो लेबर है वो केवल 2 मशीनों के बराबर ही उत्पादन कर सकता है। इसी तरीके से अगला जो श्रम है वो केवल 1 मशीन के बराबर ही उत्पादन कर सकता है। बच्चों सभी श्रम समान रूप से कुशल नहीं होते, तो उत्पादन में सबसे पहले उस श्रम का प्रयोग किया जाएगा जो तकनीकी रूप से या कुशलता की दृष्टि से ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आपने एक श्रम का यूज़ किया वो 3 मशीन के बराबर काम कर सकता है,
फिर अगला श्रम जो यूज किया वो 2 मशीन के बराबर काम कर सकता है, फिर अगला जो श्रम यूज किया वो 1 मशीन के बराबर काम कर सकता है, यानी कि एक श्रम को बढ़ाने के लिए 3 मशीन सेक्रीफाइस कर सकते हो, फिर एक और श्रम को बढ़ाने के लिए 2 मशीन सेक्रीफाइस कर सकते हो, फिर एक और श्रम को बढ़ाने के लिए 1 मशीन सेक्रीफाइस कर सकते हो, जिसकी वजह से इस स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन यानी कि लॉस अपॉन गेन, लॉस हुआ है 3 का, गेन हुआ है 1 का, तो ये 3 होगा, ठीक है, लॉस अपॉन गेन। तो इस तरीके से बच्चों हमारी टेबल बनती है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि सम उत्पाद वक्र 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। देखिए ये कॉम्बिनेशन है 1 10 2 7 3 5 4 4, यानी कि सम उत्पाद वक्र 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है या दर्शाता है जो एक समान उत्पादन प्रदान करते हैं, यानी कि इस स्थिति में जो एक समान उत्पादन प्रदान करते हैं, उस एक समान उत्पादन को बनाने के लिए आप किस किस कॉम्बिनेशन में, किस किस संयोगों में श्रम को और पूंजी को प्रयोग कर सकते हो, यही बताने का काम सम उत्पाद वक्र करता है। यानी कि सम उत्पाद वक्र क्या बताता है कि अगर हमें 100 शर्ट का उत्पादन करना है, हमें अगर 100 शर्ट बनानी है, तो हम किस किस कॉम्बिनेशन में लेबर का और पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके का ढाल होता है इसका, ठीक है, जो बताता है कि अगर आपके पास में 1 श्रम है, 2 श्रम है, 3 श्रम है और 4 श्रम है, तो नीचे मैं लिख लेता हूं श्रम, ऊपर लिख लेता हूं पूंजी। तो यहां पे देखिए 10 पूंजी का प्रयोग हो रहा है, यहां पे 7 का प्रयोग हो रहा है, यहां 5 का हो रहा है, यहां 4 का हो रहा है। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, डी हो, इन सभी से समान उत्पादन प्राप्त होगा, जो कि 100 इकाई है। ठीक है, यानी कि एक समुत्पाद वक्र साधनों के ऐसे अनेक संयोगों को दर्शाता है जो समान उत्पादन प्रदान करेंगे। लेकिन बच्चों ऐसा है कि अगर आप अलग अलग आईक्यू बनाओगे तो आपके उत्पादन का लेवल भी अलग अलग ही होगा। यानी कि अगर आप ये वाला दिखा रहे हो तो ये 100 यूनिट का उत्पादन कर रहा है, यहाँ पर 200 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पे 300 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। यानी कि इसको बोलते हैं समुत्पाद मानचित्र। यानी कि समुत्पाद मानचित्र में अनेक आईक्यू होते हैं जो दर्शाते हैं कि जो आईक्यू ऊपर होगा वो श्रम और पूंजी का अधिक प्रयोग करके अधिक उत्पादन करेगा। यानी कि इसमें श्रम और पूंजी का प्रयोग इतना हो रहा है। यहां पर अगर आपको ए से बी पर जाना है तो आपको श्रम के साथ साथ पूंजी की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपने लेबर को भी बढ़ाया और पूंजी को भी बढ़ाया, तो इससे आपका उत्पादन जो है वो पहले से ज्यादा हो गया। इसी को मानचित्र द्वारा दर्शाने को हम बोलते हैं समुत्पाद मानचित्र। देखिए मैं आपको बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जब आप पूंजी की मात्रा को बढ़ा रहे हो, श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हो, तो आपके उत्पादन में लगातार वृद्धि को देखने को मिल रही है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाना था। यानी कि हम समुत्पाद वक्र को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है कि समुत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका मतलब समुत्पाद वक्र न तो ऐसा होता है, न ऐसा होता है, न ऐसा होता है। मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, इसको IQ1 बोल देते हैं, या IQ1, IQ2 और IQ3। यहां मान लीजिए लेबर की मात्रा L0 है, कैपिटल की मात्रा A0, और इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों तरीके के IQ क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा ऋणात्मक ही क्यों होता है। देखिए इसका क्या मतलब है, हमने टेक्निकल भाषा में समझा कि अगर आप श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो आपको पूंजी की मात्रा को कम करना पड़ेगा समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर ये दिखा रहा है 100 शर्ट का उत्पादन, तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें अगर बी पॉइंट हम लगा दें तो ये बता रहा है कि उत्पादन तो उतना ही रहा लेकिन लेबर की मात्रा बढ़ गई। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं तो या तो उत्पादन बढ़ना चाहिए या फिर उसी यानी कि या तो उत्पादन बढ़ गया होता लेकिन उत्पादन तो नहीं बढ़ा। यानी कि सेम IQ पर यानी कि ए और बी जो हैं वो समान उत्पादन को दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें बी पॉइंट में ज्यादा लेबर है। इसी तरीके से बच्चों सी पॉइंट भी संभव नहीं है, सी पॉइंट भी संभव नहीं है
क्योंकि इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि ये भी समान उत्पादन को दिखा रहा है, क्योंकि जितने भी पॉइंट होंगे आईक्यू पे वो समान उत्पादन को होंगे। यानी कि या तो ये गलत है, दो सही, दो या फिर ये गलत है कि समान उत्पादन। तो समान उत्पादन की वजह से ये संभव नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में आपको ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा लेबर लगा के सेम उत्पादन हो रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। इसी तरीके से ये भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब टेक्निकल भाषा में इस स्थिति में आप ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हो और उतना ही लेबर लगा रहे हो। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप ये कह सकते हो कि आईक्यू का जो ढाल है वो इस तरीके का होता है, ऋणात्मक होता है। सिंपल शब्दों में आपको कहो, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे आप लेबर की मात्रा को बढ़ाओगे, आपको कैपिटल की मात्रा, पूंजी की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ताकि आप उत्पादन के समान स्तर पर बने रहो। जो ये सिंपल सा मतलब है। ऊंचा आईक्यू उत्पादन के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। देखिए ये भी हमने समझ लिया यहाँ पे कि जो आईक्यू ऊपर होगा, मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना देता हूँ आप बच्चों के लिए। मान लीजिए ये आईक्यू का स्तर है जो कि 100 उत्पादन को दर्शा रहा है, ये आईक्यू दूसरा है जो कि 200 उत्पादन स्तर को दर्शा रहा है। तो जो आईक्यू ऊपर होगा, यानी कि जो आईक्यू ऊपर होगा या दाईं ओर होगा, वो उत्पादन के ऊंचे स्तर को दिखाएगा एज कंपेयर टू जो आईक्यू नीचे होगा। यानी कि ऊंचा आईक्यू आपको अधिक उत्पादन के स्तर को दर्शाएगा। दो आईक्यू कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। देखिए ये भी विशेषता उसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आईक्यू है जिसको हम बोल देते हैं आईक्यू 1, जो कि 100 उत्पादन को दर्शा रहा है, और ये आईक्यू है जो कि 200 उत्पादन को दर्शा रहा है। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो ए है और बी है वो समान उत्पादन को दर्शा रहे हैं, है ना, ए बराबर बी, क्योंकि ये दोनों आईक्यू 1 पे होने की वजह से 100 उत्पादन को दर्शा रहे हैं। इसी तरीके से ए और सी, तो ये आईक्यू 2 पर है और जो कि 200 उत्पादन को दर्शा रहे हैं। तो देखिए एक तरफ तो ए 100 उत्पादन को दर्शा रहा है, दूसरी तरफ ए। इसका मतलब जो संक्रमकता होती है या उस सिद्धांत के हिसाब से, यानी कि गणितीय दृष्टि से ए और सी को भी बराबर बराबर होना चाहिए। ए और बी और सी को भी बराबर बराबर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है, इसलिए ये चित्र जो है वो टेक्निकल भाषा में गलत है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से ये जो डायग्राम है ये गलत है। ठीक है, इसलिए दो आईक्यू कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। सम उत्पादन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। देखिए इस तरीके का और इस तरीके का। ठीक है, 3 तरीके का आईक्यू हमने बनाया। ये तब पॉसिबल है जब MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर लगातार बढ़ रही हो। यह तब संभव है जब आपका MRTS कांस्टेंट रहे, और यह तब होता है जब MRTS गिरे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पहला जो श्रम है वो कम कुशल है और दूसरा श्रम अधिक कुशल है, पर ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अगर किसी को नौकरी पे रखोगे तो उस श्रम को रखोगे ना तो तकनीकी रूप से और ज्ञान की दृष्टि से अधिक कुशल है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप श्रम को बढ़ाओगे आपको कम कुशल श्रम मिलेगा। तो ये तब होता जब आप का जो साधन है वो मतलब कम कुशल साधन सबसे पहले यूज हो गया। तो ऐसा नहीं होता। ये तब होता जब साधन जो है वो समान रूप से कुशल होते, ऐसा भी नहीं होता है। ये तब होता है यानी कि पूंजी और श्रम समान रूप से कुशल हो। ठीक है, ऐसा तब होता है जब कोई नॉर्मल स्थिति है। तो इसकी वजह से ये उन्तोदर होता है। इसके ऊपर बच्चों डिटेल हम एक अलग से वीडियो बना के भी करा देंगे, जिसमें हम MRTS के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। समुत्पाद वक्र कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते, ना कभी वाई अक्ष को स्पर्श करते हैं। तो ना तो कभी वो वाई अक्ष को स्पर्श करेंगे, ना कभी वो एक्स अक्ष को स्पर्श करेंगे। इस तरीके का आईक्यू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है कि शून्य श्रम का प्रयोग, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है शून्य पूंजी का प्रयोग। देखो, श्रम का प्रयोग करना तो पड़ेगा, पूंजी का प्रयोग करना तो पड़ेगा। मशीन जो है, हो सकता है कि कोई मशीन या कोई रोबोट ऑपरेशन कर दे, पर उस रोबोट को चलाने के लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए, कोई व्यक्ति तो चाहिए जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा।
इसी तरीके से बिना मतलब बिना मशीन के डॉक्टर हाथों से ऑपरेशन तो कर नहीं सकता, तो उसको भी मशीन चाहिए। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है उत्पादन में, लेकिन आपको उत्पादन करने के लिए श्रम के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। इसके अलावा इसकी एक विशेषता होती है रिज रेखाएं। रिज रेखाओं के बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी ऐप जो है उसको डाउनलोड करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।